Hello everyone. This is the sixth video of the chapter recombinant DNA टेक्नोलॉजी। ये सिक्स्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने एसेंशियल फीचर्स देखे थे क्लोनिंग वेक्टर के, और जो फर्स्ट आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड वेक्टर है PBR322 उसके स्ट्रक्चर को देखा था। इस वीडियो में आइए हम लोग नेक्स्ट जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो सेकंड कैटेगरी के वेक्टर्स हैं दे आर PUC फैमिली वेक्टर्स। ये एक पॉपुलर सीरीज़ है प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर्स की, PUC फैमिली। इन वेक्टर्स में क्या होता है, एक रीजन होता है लैक्सेट जीन का। जैसे हमने बताया था कि जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं और लैक्सेट जीन हो सकता है जो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। जो ब्लू कलर आने या ना आने पे, या ब्लू कलर जो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है वो एक्स गैल जो एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है। तो इस एंजाइम के एक्सप्रेशन या नॉन एक्सप्रेशन, दैट मीन्स इस लैक्सेट जीन के एक्सप्रेशन या नॉन एक्सप्रेशन से हम सेलेक्ट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को। तो जो लैक्सेट जीन है एज अ सेलेक्टेबल मार्कर जीन वो PUC फैमिली वेक्टर्स में मिलता है। दिस रीजन आल्सो कंटेन्स अ पॉलीलिंकर। इस वेक्टर में पॉलीलिंकर होता है। पॉलीलिंकर दैट मीन्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं, दैट मीन्स एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट होती है। इसलिए जो इंसर्शन है फॉरेन डीएनए का, दैट मीन्स जो डिजायर्ड डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, उसको आप किसी भी रेस्ट्रिक्शन साइट पे ऐड कर सकते हैं, विल रिजल्ट इन एन अल्टर्ड नॉन फंक्शनल एंजाइम। अगर आप लैक्सेट जीन के पे ऊपर जो साइट है अगर उसको कट करके, जैसे ये राइट साइड में डायग्राम है PUC19 का, अगर इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन साइट अगर आपने इसको यहाँ से कट करके इसके ऊपर अगर आप कोई अपना डिजायर्ड जीन ऐड करते हैं तो ये लैक्सेट जीन जो होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा और वो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को नहीं बना पाएगा। तो बीटा ग्लिटोसाइडेज अगर एंजाइम नहीं बनता है तो वो फिर जो मीडिया में, कल्चर मीडिया में जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है एक्स गैल, उसको ये कन्वर्ट ब्लू कलर में नहीं करेगा। दैट मीन्स जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स होते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स जिस सेल में होंगे वो सेल लैक्सेट जीन जो है उसमें इनएक्टिव होगा, तो वो सेल बीटा ग्लिटोसाइडेज एंजाइम का एक्सप्रेशन नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो होस्ट सेल या जिन होस्ट सेल में वेक्टर है और वो जो एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइडेज उसका एक्सप्रेशन नहीं कर रही है, उसको नहीं बना रही है, दैट मीन्स ये कल्चर मीडिया में ऐसी सेल जो होंगी वो वाइट कलर अपने चारों तरफ कॉलोनी के रखेंगी, उसमें कोई ब्लू कलर नहीं आएगा। लेकिन जिन सेल्स में वो वेक्टर है जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन ऐड नहीं हुआ है, दैट मीन्स उसमें लैक्सेट जीन अभी भी फंक्शनल है, तो इसका मतलब एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइडेज बनेगा। और ऐसी सेल्स जो होंगी जब कल्चर मीडिया में पाई जाएंगी तो उनके आसपास का जो एक्स गैल होगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की वजह से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक जो ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड में आता है, जिसमें दैट मीन्स जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होता है वो वो जिस होस्ट सेल में होगा उस होस्ट सेल के चारों तरफ ब्लू कलर नहीं शो होगा, जबकि दूसरी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल है जिसमें मतलब वेक्टर तो है बट आपका जो डिजायर्ड जीन है वो नहीं है, तो उसमें वो चारों तरफ ब्लू कलर शो करेंगे। तो दैट मीन्स ये PUC फैमिली वेक्टर्स हैं जिसमें लैक्सेट जीन जो होता है वो एज ए सेलेक्टेबल मार्कर जीन की तरह होता है। और इससे पहले जो हम लोग ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि PBR322 उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, जो सेलेक्टेबल मार्कर का काम कर रहे थे। देखिए, ये जो प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं आपको पता है कि ये दीज कैन रिप्लिकेट ओनली इन ई कोलाई, दैट मीन्स चूंकि प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं तो बैक्टीरिया में रिप्लिकेट करेंगे, ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल में रिप्लिकेट नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वेरी कॉमन कि आपको पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं, जनरल प्लाज्मिड वेक्टर्स और PUC फैमिली वेक्टर्स हैं, ये ई कोलाई में रिप्लिकेट करते हैं क्योंकि ये भी प्लाज्मिड वेक्टर में आते हैं। अब कुछ वेक्टर्स होते हैं जो शटल वेक्टर्स होते हैं। देखिए, शटल शटल आप समझ रहे हो, जैसे आप जब बैडमिंटन खेलते हो तो उसमें शटल कॉक होती है जिसको दोनों तरफ के, एक तरफ से मारा जाता है फिर दूसरी तरफ से उसी सेम जो है शटल कॉक को मारा जाता है, दैट मीन्स वो दोनों तरफ कॉमन होती है। तो शटल वेक्टर जनरली हम उन वेक्टर्स को कहते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं और उनको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि दैट दे कैन एग्जिस्ट बोथ इन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। दैट मीन्स वो यूकैरियोटिक सेल में भी एक्सप्रेस कर सकती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में भी जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे ई कोलाई। तो इन वेक्टर्स को हम शटल वेक्टर बोलते हैं। शटल वेक्टर का अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक आपको सामने एग्जांपल दिख रहा है येप का। ये येप है ईस्ट एपिजोमल प्लाज्मिड। यू आर वेरी वेल नोन दैट कि जो ईस्ट है वो एक यूकैरियोटिक सेल है
और चूंकि ये प्लाज्मिड वेक्टर्स से अरेंज करके बनाया गया है, तो इसमें देखिए शटल वेक्टर में जो येप है, इसमें आपका राइट पोर्शन जो पिंक कलर के जीन्स सेट है, ये ईस्ट का हो रही है। ल्यूसिन बायोसिंथेसिस जीन है सिलेक्शन ईस्ट के लिए, इस सेल के लिए, और ईस्ट सेंट्रोमेयर सीक्वेंस है। दैट मीन्स ये जो राइट साइड का सेट है ये यूकैरियोटिक सेल के लिए है। लेफ्ट साइड में आप देखिए बैक्टीरियल रिप्लिकेशन जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है और मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। ये जो लेफ्ट साइड का सेट है ये प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। दैट मीन्स शटल वेक्टर में जो होते हैं दीज वेक्टर्स कंटेन टू सेट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दो ओराई होते हैं, दो सेलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं। और ये जो फंक्शन होता है, एक सेट यूकैरियोटिक सेल में जैसे ईस्ट सेल में फंक्शन करता है, और दूसरा जो सेट होता है इन वेक्टर का वो ई कोलाई दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में फंक्शन करता है। दैट मीन्स शटल वेक्टर्स दोनों ही सेल में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में ही एग्जिस्ट करते हैं और एक्सप्रेशन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको मिल गया ईस्ट एपिजोमल प्लाज्मिड येप। इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड होता है बैक्टीरियम का, आपको पता है कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। मतलब ये बैक्टीरिया जो है इसके अंदर नेचुरल कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने जीन को प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके पास जो प्लाज्मिड होता है वो टीआई प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। अगर हम इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर दें, इसकी जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं उसको जो के लिए जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, अगर हम उसको वहाँ से हटा करके उसके साथ हम डिज़ायर्ड जीन जो हमारा जीन है उसको हम इंसर्ट कर देते हैं, तो आप इस एग्रोबैक्टीरियम का जो टीआई प्लाज्मिड है इसको आप एक वेक्टर की तरह फंक्शन कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन जो एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया है जो प्लांट सेल्स के लिए बेसिकली होता है, उसको इन्फेक्ट करता है और उसमें अपना प्लाज्मिड जो है इंट्रोड्यूस करता है। तो अगर हम उसके प्लाज्मिड का जो हार्मफुल पोर्शन है, अगर उसको हम जो उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम वहाँ से कट करके अगर उसमें हम अपना डीएनए डिजायर्ड जीन ऐड कर देते हैं, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जब अपने टीआई प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करेगा तो दैट मीन्स वो हमारे जीन को इंट्रोड्यूस कर देगा प्लांट सेल में। ऐसे जो ल्यूटू जीन है येप में, ये एक एंजाइम को कोड करता है जो कि ज़रूरी होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड ल्यूसीन। तो इसका मतलब जिसमें ल्यूटू जीन है तो वो जिस उस न्यूट्रिएंट मीडिया में, उस कल्चर मीडिया में ग्रो कर पाएगा जिसमें एमिनो एसिड ल्यूसीन नहीं है। दैट मीन्स जो ल्यूसीन डिप्राइव्ड मीडिया है वहाँ पे भी वो ग्रो कर जाएगा। दैट मीन्स ईस्ट सेल जो हैं जिनमें ये प्लाज्मिड होगा कैन ग्रो ऑन अ मीडियम लैकिंग ल्यूसीन, जिसमें ल्यूसीन नहीं भी है उस मीडिया पे भी ग्रो कर जाएंगे। इस और जिन होस्ट सेल में आपका ये ल्यूटोजीन नहीं है, दैट मीन्स जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं है, तो वो उस मीडिया में ग्रो नहीं कर पाएंगे जिसमें ल्यूसीन नहीं है, क्योंकि उनको ल्यूसीन की नीड होगी और वो सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। हेंस कैन बी सिलेक्टेड ओवर सेल्स ऑफ कंटेनिंग द प्लाज्मिड। इससे हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल होंगी जिसमें येप नहीं है वो जो ल्यूसीन लैकिंग मीडियम है उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगी, जबकि वो ईस्ट सेल जिसमें प्लाज्मिड है, जिसमें ल्यूटोजीन है, तो वो उन उस कल्चर मीडिया में भी ग्रो कर पाएगा जिसमें ल्यूसीन नहीं है, क्योंकि वो सिंथेसिस कर सकता है। हाउ एवर द गोल ऑफ द क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट मे बी टू प्रोड्यूस अ फॉरेन प्रोटीन। देखो होता क्या है एग्जैक्टली, अभी हमने बात की थी कि जो वेक्टर्स होते हैं जनरली वो हमारे डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बना देते हैं, जिसे हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। लेकिन हमारा ये भी एक्सपेरिमेंट एम होता है कि हम जो भी डिज़ायर्ड जीन हम किसी सेल में या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हम उस डिज़ायर्ड जीन से बनने वाली प्रोटीन का भी एक्सप्रेशन कर लें, प्रोटीन को भी एक्सप्रेस करें फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। सो इन सच केसेस वो फ्रेगमेंट जिसमें जीन एक्सप्रेसिंग द फॉरेन प्रोटीन, दैट मीन्स वो जीन जो फॉरेन प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहा है, अगर हम उसको वेक्टर के साथ अटैच कर दें एंड अलॉन्ग विद सिग्नल्स नेसेसरी फॉर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, अगर हम उसके साथ वो नेसेसरी प्रोटीन्स भी ऐड कर दें या वो जीन्स भी ऐड कर सकते हैं जो उनके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी हैं, अगर हम उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो भी डिज़ायर्ड जीन हमने इंट्रोड्यूस किया है वो होस्ट सेल में जा करके अपना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेगा और फॉरेन प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर्स को। अभी आपने पढ़ा था शटल वेक्टर्स, शटल वेक्टर्स आपको क्लियर हो गया है। नाउ एक्सप्रेशन वेक्टर्स क्या हैं? वेक्टर्स विच आर सुटेबल फॉर एक्सप्रेसिंग फॉरेन प्रोटीन्स। दैट मीन्स ऐसे वेक्टर्स जो फॉरेन प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं दूसरी होस्ट सेल में,
इस कार्ड एक्सप्रेशन वेक्टर, उनको एक्सप्रेशन वेक्टर बोलते हैं। इसका एक वेल नोन एग्जांपल है PUC19। ये जो PUC19 है ये आपका एक्सप्रेशन वेक्टर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट वेक्टर पे चलते हैं। देखिए कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियोफेजेस पे बेस्ड होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस का मतलब ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। फेजेस वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। आपको पता है कि बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स बाय इंजेक्टिंग देयर डीएनए इनटू देम, क्योंकि वो जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियल सेल में एंड कंसिक्वेंटली टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। और जब बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो वहाँ की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और अपने नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं। जनरली ये किसी भी वायरस का ये एक मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है कि वो जिस सेल्स को इन्फेक्ट करता है उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करता है और फिर अपने जो फर्दर न्यू वायरल पार्टिकल्स हैं उनका प्रोडक्शन करता है। जो इंजेक्टेड डीएनए है उसको हम, अब जो बैक्टीरियोफेज है जो वो अपना डीएनए इंसर्ट करेगा उसको हम अगर हम सेलेक्टिवली रिप्लिकेट करें, मतलब हम एक तरीके से उसको सिर्फ उस पोर्शन को हम रिप्लिकेट करना चाहें जो हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है और उसी पोर्शन को एक्सप्रेस करना चाहें जो हमने उस बैक्टीरियोफेज में किया है, तो हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरियोफेज के डीएनए को मॉडिफाई कर देते हैं। सो जो इंजेक्टेड डीएनए है उसको हम सेलेक्टिवली रिप्लिकेट करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे इन द बैक्टीरियल होस्ट सेल, resulting in a number of phage which eventually extrude out the cell lytic pathway and infect neighboring cells। अब जो जनरली होता क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो जिस सेल को इन्फेक्ट करता है उसमें अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है, असेंबलिंग करता है, न्यू वायरल पार्टिकल बनाता है और फिर उस सेल को डिग्रेड करके वो डिस्ट्रॉय करके निकल जाता है और दूसरी नेबरिंग सेल्स को इन्फेक्ट करता है। ये जो अपने डीएनए को ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी है फेज की, कि किसी स्पेसिफिक बैक्टीरियल होस्ट को इन्फेक्ट करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, इससे साइंटिस्ट को ये आइडिया आया कि जब बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकता है स्पेसिफिक बैक्टीरिया सेल में, तो हमने स्पेसिफिकली डिजाइंड फेज बेस्ड वेक्टर्स बनाए और उनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। दैट मीन्स उन्हीं बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स के डीएनए को कुछ मॉडिफाई करके उसमें अगर हम अपने डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो किसी भी होस्ट सेल में जा करके सेलेक्टिवली रिप्लिकेट करेंगे और जो फॉरेन प्रोटीन है उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। इसके लिए दो फेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये, और इनको एज अ डेवलप्ड क्लोनिंग वेक्टर में बनाया गया है, जैसे बैक्टीरियोफेज लैम्डा और M13। ये जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा है M13 है, ये बैक्टीरियोफेजेस पे बेस्ड वेक्टर्स हैं, तो इनको हम वेक्टर्स बेस्ड ऑन बैक्टीरियोफेज, दैट मीन्स बैक्टीरियोफेज बेस्ड वेक्टर्स के कैटेगरी में स्टडी करेंगे। देखिए बैक्टीरियोफेज लैम्डा और M13, इसका कुछ देखिए हम लोग सीक्वेंस समझते हैं। देखिए बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो होता है वो एक डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए जीनोम है, दैट मीन्स वो लीनियर होता है और उसकी जो लेंथ होती है वो 48,514 बेस पेयर है, जिसमें 12 बेसेस दोनों ही सिरे पे, दोनों ही एंड्स पे अनपेयर्ड होते हैं लेकिन एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स जैसे ये और ये दो आपके जो एंड्स हैं इनमें 12 बेसेस जो हैं वो अनपेयर्ड होंगे लेकिन एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे। इसका मतलब जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक दूसरे से बाइंड हो सकते हैं। दीज एंड्स देयरफॉर आर स्टिकी, ये स्टिकी हैं एंड उनको हम कॉस साइड्स या कोहेसिव एंड्स भी बोलते हैं और ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है डीएनए की पैकेजिंग के लिए इनटू द फेज हेड। दैट मीन्स अगर हम फेज, जो आपको पता है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है उसका जो हेड होता है जिसमें उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें पैकेजिंग के लिए ये जो कोहेसिव साइट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बाइंड कर जाती हैं। जो सेंट्रल रीजन है इसके जीनोम का बैक्टीरियोफेज के, ये एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है लिटिक इन्फेक्शन के लिए ई कोलाई सेल्स के। दैट मीन्स अगर हम इसके सेंट्रल रीजन को इससे रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं वेक्टर्स को डिज़ाइन करते हैं इस तरह से कि जो इसका रीजन है, जो सेंट्रल रीजन है उसमें हम जो अपना डिजायर्ड जीन है उसको ऐड कर देते हैं और सेंट्रल रीजन का जो जीन है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ फॉरेन इंसर्ट डीएनए, उसमें हम जो अपना फॉरेन जीन है उसमें अटैच कर सकते हैं। जैसे ये उसकी अटैचमेंट साइट है, यहाँ पे अगर हमने जीन को इंट्रोड्यूस कर लिया तो ये फेज वेक्टर्स जो हैं ये क्लोनिंग करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स की अप टू 23 KB इन साइज, मतलब इनका एक साइज़ कैपेसिटी है कि ये जो आपका डिजायर्ड जीन है उस वो अगर 23 KB तक है तो उसको वो ईज़िली जो है वो
क्लोन कर सकते हैं। ये तो था बैक्टीरियोफेज लैम्डा। इसके जो डेटा हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो याद रखना है। अब जैसे M13 है, M13 एक फिलामेंटस फेज पार्टिकल है जिसमें जो इन्फेक्ट करता है ई कोलाई को, जिसमें पिलाई होते हैं। पिलाई आपको पता है कि प्रोट्रूजन्स होते हैं, ठीक है, प्रोट्रूजन्स है। और इसमें जो सेल्स होती हैं, इसमें एफ प्लाज्मिड होता है। अब जिन सेल में एफ प्लाज्मिड है वो सेल्स एफ प्लस सेल कहलाती हैं। और ये जो M13 फेज का जीनोम है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है और 6400 7 बेस पेयर का होता है। तो देखिए ये तीनों डिफरेंस है M13 और बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड था, लीनियर था और 48,000 बेस पेयर का था, 48,514 बेस पेयर का। जबकि M13 जो है वो 6,407 बेस पेयर का है, ठीक है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेज फॉलोइंग इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट ई कोलाई सेल, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में, और उसको हम बोलते हैं आरएफ फॉर्म। दैट मीन्स जब हमें किसी भी सेल में इन्फेक्ट कराना होता है, वहाँ के जीन को इंट्रोड्यूस करना होता है, तो हम सिंगल स्ट्रैंडेड जो है M13 इसको लेते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर ये डबल स्टैंडर्ड बनता है, डबल स्टैंडर्ड को बोलते हैं रिप्लिकेटिव फॉर्म। और जो रिप्लिकेटिव फॉर्म होती है वो रिप्लिकेट करती है जब तक किसी भी सेल में उसकी 100 कॉपीज़ नहीं हो जाती, क्योंकि इसका ये कॉपी नंबर है। मेजर एडवांटेज क्या है इन वेक्टर्स को डेवलप करने का M13 बेस पे, कि इनका जो ये जो जीनोम है ये 10 KB से भी कम साइज़ का होता है, ठीक है। तो रिप्लिकेटिव फॉर्म जो है इसको हम इजीली प्योरीफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे हम प्लाज्मिड को करते थे वैसे ही हम इसको M13 को भी रिप्लिकेट कर सकते हैं। इन एडिशन क्या है, जीन जो M13 बेस्ड वेक्टर में क्लोन्ड होते हैं कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड, तो आप उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एसिमेट्रिकल सिंथेसिस होगी, ये आपका रिप्लिकेटिव फॉर्म है, ये डीएनए है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गए। दैट मीन्स रिप्लिकेट भी हुआ बट सिंगल स्टैंडर्ड की फॉर्म में, ठीक है। ये M13 था, इसके ऊपर डबल स्ट्रैंड हुआ, ये खुद सिंगल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपको मिल गया। दैट मीन्स सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जो M13 है ये क्लोनिंग करता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो अभी आपने बैक्टीरियोफेज पे दो फेज बेस्ड वेक्टर्स देखे, एक आपने बैक्टीरियोफेज लैम्डा देखा और आपने एक M13 देखा। देखिए जो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है क्लोन डीएनए की, उसको हम बहुत सी टेक्निक्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज़ कर सकते हैं और साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के लिए अलग हम वीडियो बनाएंगे और उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करते हैं और इसके जो आगे के वेक्टर्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।